नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लावी सचिन में। मैं सचिन मौर्य भारतीय संविदा अधिनियम 1872 आज बताने वाला हूं। इसके बेसिक के बारे में जानेंगे, फाउंडेशन के बारे में जानेंगे, जो कि जुडिशरी और लॉ स्टूडेंट के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की। ये 1872 में 1 सितंबर को लागू हुआ था। अब संविदा क्या है, तो संविदा क्यों की जाती है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो सबसे पहले नंबर पॉइंट से समझते हैं। 1 से वाणिज्यिक संव्यवहार और संविदा की अवधारणा कहाँ से शुरू होती है। किसी भी वाणिज्यिक व्यवहार यानी कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन की नींव उसके पक्षकारों यानी पार्टी की आपसी समझ पर आधारित होती है। यानी यदि कोई संविदा करना चाहता है, कोई व्यापार या कॉमर्शियल ट्रेड करना चाहता है, तो 2 पक्षकार होने आवश्यक हैं, उनके बीच आपसी सहमत होनी चाहिए। इसी आपसी सहमत की नींव ही क्या है, एक संविदा का निर्माण करती है। संविदा कोई अलग से चीज़ें नहीं हैं, आप सबने संविदा की होगी, चाहे वो दुकान पे की हो या किसी ऐसी चीज़ की टेंडर की हो। ये सब क्या है, संविदा के उदाहरण है। बीमा भी क्या होता है, एक संविदा होता है। तो संविदा से आप सभी लोग परिचित हैं, सिर्फ उनकी सेक्शन से परिचित नहीं है, कानूनी प्रावधान से परिचित नहीं होंगे। बाकी अपने जीवन में डेली हम संविदाएं करते हैं। जब पक्षकार अपने इस समझौते या विचार को लिखित रूप में ले आते हैं तो उसे संविदा कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। यानी जो विचार आपस में व्यापार करने का है, ट्रेड करने का है, वो लिखित रूप से ले आएँ तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। भारत में संविदा ओरल भी होती है, मौखिक भी होती है, क्योंकि यहाँ लिखित ही मान्य नहीं, मौखिक भी मान्य है। लेकिन लिखित संविदा की अपनी अलग विशेषता होती है, प्रूफ में साबित कर सकते हैं यदि कभी वाद विवाद होता है तब। सरकारी संविदाएं बड़ी बड़ी कंपनियों से डील जो होती हैं वो सारी लिखित में ही होती हैं। इसमें पक्षकारों के अधिकार क्या होते हैं, पक्षकारों के अधिकार होते हैं, दायित्व होते हैं, तय किए जाते हैं ताकि हर कोई अपने दायित्व को आसानी से पूरा कर सके। जैसे आप किसी से डील करते हैं तो वहाँ पर अधिकार और दायित्व होंगे, कुछ आपको करना होगा, कुछ दूसरे पक्षकार को करना होगा। नंबर 2, भारतीय संविदा अधिनियम 1872। यह अधिनियम उन विधिक सिद्धांतों यानी जो हम डील करते हैं तो उससे संबंधित विधिक सिद्धांतों के बारे में संहिताबद्ध कानून बनाता है और संविदाओं को नियंत्रित करता है। यानी जो भी कॉमर्शियल डीलें होती हैं वो संविदा अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रित होती हैं। इसमें मुख्यतः बताया गया है कि कौन सी संविदा वैध और विधि द्वारा परिवर्तनीय है, यानी वैलिड और इन्फोर्सेबल होंगी। किन परिस्थितियों में संविदाएं शून्य यानी वैड, शून्यकरणीय यानी वैडेबल हो सकती हैं। भारतीय संविदा अधिनियम में क्या बताया गया है, किन परिस्थितियों में संविदाएं शून्य और शून्यकरणीय होती हैं। और कुछ विशेष संविदाएं जैसे प्रत्ययभूत, क्षतिपूर्ति, निक्षेप यानी बेलमेंट, जिसको उपनिधान भी कहते हैं, गिरवी, प्लेज, संविदा कल्प, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ये सारी चीज़ें क्या हैं, यहाँ पर दी गई हैं विशेष संविदाएं जो आम जीवन में हम लोग करते हैं। गिरवी, प्रत्ययभूत जिसमें गवाही लगती है, बेलमेंट जहाँ पर कोई चीज़ उधार या किराए पर लाई जाती है, ये सारी चीज़ें हम करते हैं, लेकिन कानूनी प्रावधान नहीं पता है। इन्हीं कानूनी प्रावधान को हम संविदा अधिनियम के अंतर्गत पढ़ेंगे। थर्ड है, संविदा क्या है, व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। सभी संविदा करार हैं लेकिन सभी करार संविदा नहीं होते हैं। ये क्या है, परिभाषा है कि संविदा क्या है, वो करार होगा, लेकिन हर करार संविदा नहीं होता, क्योंकि संविदा वहीं बन पाएगा जो धारा 10 की शर्तें पूरी करेगा। सभी करार इसलिए संविदा नहीं बन जाते हैं। साधारण शब्दों में समझें तो करार क्या है, एग्रीमेंट, जिसको हम कहते हैं एक प्रस्ताव प्लस उसकी स्वीकृत, यानी प्रस्ताव हुआ उसके बाद में क्या हुई, उसकी स्वीकृत हो गई, करार बन जाता है। अब लेकिन एक करार को संविदा बनने के लिए धारा 10 से गुजरना पड़ता है। जब तक धारा 10 की परीक्षा वो पूरी नहीं कर लेता तब तक संविदा नहीं बन पाता है। संविदा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय यानी लीगल इन्फोर्सेबल हो। यदि विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, विधि
के आड़े कोई संविदा है, विधि से टकराव रखता है, तो वो करार कभी संविदा नहीं बन पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए बी से कहे कि वह उसे 10,000 रुपये में बाइक बेचेगा और बी मान लेता है, यह करार एग्रीमेंट है। लेकिन जब यह करार कानून की दृष्टि में प्रवर्तनीय हो जाता है तो वह संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। धारा 10 की शर्तें पूरी हो जाएं। धारा 10 में शर्तें क्या हैं दोस्तों? सक्षम पक्षकार होने चाहिए, स्वतंत्र सहमत होनी चाहिए, विधिपूर्ण उद्देश्य और विधिपूर्ण उद्देश्य के साथ साथ विधि द्वारा प्रवर्तनीय और विधिपूर्ण प्रतिफल होना चाहिए। 5 शर्तें यदि हैं तो वो करार संविदा बन जाएगा। धारा 10 की पूरी शर्तें पूरी करता है। यदि करार कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है तो वह शून्य यानी वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। जैसे अवैध कार्य का करार, कोई इलीगल कार्य करवाने का करार क्या है? शून्य करार है। शून्यकरणीय वो करार होते हैं जहां पर पक्षकार की सहमत, दबाव, धमकी, धोखाधड़ी से किया गया हो, सहमत ली गई हो, तो ऐसे करार क्या होते हैं? शून्यकरणीय करार होते हैं, जिसे एक पक्ष चाहे तो रद्द कर सकता है। यानी जिसकी इच्छा को, सहमत को शासित किया गया है, वो चाहे यस करके संविदा का पालन कर सकता है, वैध संविदा बना सकता है। यदि इनकार कर दे पालन से तो संविदा शून्य हो जाएगी। ये मामला तय कौन करेगा? ये मामला न्यायालय में तय होगा। 4 स्टेप है करार और संविदा के मूल तत्व। डिफिनेशन क्लास अंडर सेक्शन 2 भारतीय संविदा अधिनियम की सेक्शन 2 के बारे में समझते हैं। जो डिफिनेशन क्लास दी गई है, इसमें संविदा बनने के लिए मूलभूत तत्व प्रदान किए गए हैं। 2A प्रस्थापना यानी प्रपोजल, ऑफर के बारे में संबंधित है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने ना करने की अपनी इच्छा दूसरे को व्यक्त करता है ताकि दूसरा व्यक्ति उसे स्वीकार करे तो उसे प्रस्थापना कहते हैं। यानी प्रपोजल से आप लोग तो परिचित ही होंगे। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कुछ करने या ना करने की इच्छा जाहिर करने के लिए कहता है तो उसे हम प्रपोजल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए कहता है कि वह अपनी किताब 500 में बेचेगा, यह एक क्या है? प्रस्थापना है। 2B प्रतिग्रहण एक्सेप्टेंस को परिभाषित करती है। जब दूसरा व्यक्ति उस प्रस्थापना को मान लेता है तो उसे प्रतिग्रहण कहते हैं। प्रस्थापना प्लस प्रतिग्रहण वचन बन जाता है, प्रोमिज बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बी कहता है हाँ मैं 500 में किताब खरीदूंगा, ये क्या है? प्रतिग्रहण है, स्वीकृत है। 2C प्रावधान करती है वचन दाता और वचन ग्रहीता के बारे में। प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति को वचनदाता कहते हैं, यानी जिसने प्रस्ताव किया है किसी व्यक्ति से वो वचनदाता कहलाएगा, प्रोमाइजर कहलाएगा। वहीं प्रस्ताव स्वीकार करने वाला व्यक्ति वचन ग्रहीता यानी प्रोमाइजी कहलाएगा। 2D प्रतिफल कॉन्सिडरेशन के बारे में प्रावधान करती है। कॉन्सिडरेशन ऐसे समझ लीजिए कि मेहनताना होता है किसी व्यक्ति के मेहनत करने का, यानी मजदूरी जैसे लेबरी दी जाती है। जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ करता है, ना करता है, करने का वचन देता है या ना करने का वचन देता है तो उसे उस वचन का प्रतिफल कहते हैं। यानी जब वचनदाता अपनी इच्छा पर वचन ग्रहीता को या कोई अन्य व्यक्ति को कुछ करने या ना करने के लिए या वचन देने के लिए कहता है तो यहाँ पर वचन का पालन जो है या तो जिससे प्रस्ताव किया गया है यानी वचन ग्रहीता स्वयं करे या उसकी जगह पर कोई अन्य व्यक्ति भी उस वचन को पूरा कर सकता है और उसके बदले में उसे क्या चाहिए? प्रतिफल चाहिए और वचनदाता को उसके बदले में कार्य चाहिए। तो इसको हम कहते हैं कॉन्सिडरेशन या प्रतिफल। एग्जाम्पल, ए अपनी किताब बी को 500 में बेचने का वचन देता है। किताब क्या है? प्रतिफल है। किसकी तरफ से? वचनदाता की तरफ से। और पैसे क्या हैं? ये भी क्या है? प्रतिफल है। किसकी तरफ से? वचन ग्रहीता की तरफ से। यानी बेचने वाला भी लाभ में और खरीदने वाला भी लाभ में, दोनों तरफ से ये चीज़ें पूरी होंगी तो उसको हम प्रतिफल कहेंगे। 2E एग्रीमेंट के बारे में प्रावधान करती है, करार के बारे परिभाषित करती है। हर एक वचन और ऐसे वचनों का समवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो करार है यानी एग्रीमेंट कहलाएगा। यानी कोई एक वचन हो सकता है उस करार के अंतर्गत या कई वचनों का समूह हो सकता है जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल साझा करते हों, एग्रीमेंट कहलाएगा।
2F व्यतिकारी वचन यानी रेसिप्रोकल प्रोमाइज परिभाषित करता है। वे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हों व्यतिकारी वचन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए कहता है मैं तुम्हें किताब दूंगा और बी कहता है मैं तुम्हें पैसा दूंगा। दोनों क्या हैं? वचन व्यतिकारी वचन हैं। 2G शून्य करार। 2G है वॉइड एग्रीमेंट को परिभाषित करती है। परिभाषा देख लेते हैं। वह करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अवैध करार जैसे चोरी करने का करार ये क्या है? शून्य करार है। 2H संविदा कॉन्ट्रैक्ट को परिभाषित करती है। वह करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो क्या है? संविदा है। ये संविदा को परिभाषित करता है। तो संविदा विधि द्वारा प्रवर्तनीय कब होगी? जब धारा 10 की शर्तें पूरी करेगी। 2I शून्यकरणीय संविदा के बारे में प्रावधान करती है। ऐसा करार जो केवल एक पक्ष की इच्छा पर प्रवर्तनीय हो लेकिन दूसरा पक्ष की इच्छा पर नहीं, तो क्या है? शून्यकरणीय करार है। फॉर एग्जाम्पल, यदि ए ने बी से दबाव डालकर करार करवाया तो बी चाहे तो उसे रद्द कर सकता है। यह शून्यकरणीय संविदा है। अब बी की इच्छा पर यहाँ सब कुछ निर्भर करेगा। यदि हाँ करेगा तो संविदा वैध हो जाएगी, यदि ना करेगा तो संविदा शून्य हो जाएगी। 2J शून्य संविदा को परिभाषित करती है। जो संविदा पहले वैध थी लेकिन बाद में प्रवर्तनीय नहीं रही, वह शून्य संविदा कहलाती है। यानी करते समय वैध थी लेकिन बाद में किसी कारणवश क्या हो गई? शून्य हो गई, तो वो शून्य संविदा कहलाएगी। यानी उसकी प्रवर्तनीयता क्या हो गई? समाप्त हो गई। एग्जाम्पल, अगर किसी कारण से संविदा का उद्देश्य असंभव हो जाए तो संविदा क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। चार्ट के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। पहले नंबर पे प्रस्थापना, फिर प्रतिज्ञा यानी स्वीकृत, फिर प्रतिफल, फिर करार। अब करार बनने के बाद दो हिस्सों में संविदा बढ़ जाता है। एक जाता है विधिता प्रवर्तनीय यानी जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, तो सीधे संविदा बन जाएगा। यदि इच्छा दबाव से या धोखाधड़ी से ली गई है तो वो करार शून्यकरणीय बन जाएगा। दूसरी तरफ विधिता प्रवर्तनीय नहीं तो संविदा क्या है? सीधे शून्य है। यानी कोई अवैध करार किया जाएगा तो वो शून्य संविदा शून्य करार कहलाएगा। इस शून्य करार को आमतौर की बोलचाल की भाषा में शून्य संविदा या शून्यकरणीय संविदा भी कहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें लॉ विद सचिन के साथ। हम पूरी सीरीज लेकर आएंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, जो LLB के एग्ज़ाम, लॉ स्टूडेंट और जुडिशरी APO जैसे एग्ज़ामों में सहायक होगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।